नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूं, जो आप जैसे दर्शकों ने में से ही कुछ ने प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैं एक एक करके दूंगा। मैंने कहा था कि भाई अगर एक प्रश्न कोई पूछेगा तो उसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। इसमें एक बात और कहनी है कि कुछ लोगों ने और भी प्रश्न किए हैं, लेकिन उन्होंने अपना जन्म का डिटेल नहीं दिया है। तो आप सभी से आग्रह है कि अगर अपने बारे में किसी एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो अपना जन्म का डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ज़रूर लिखें, क्योंकि बगैर इसके कुंडली का निर्माण संभव नहीं और बिना कुंडली का निर्माण किसी भी प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं। इसी तरह से कुछ एक लोगों ने पूछा है कि भाई मेरी साढ़े साथी का क्या होगा। तो एक ने कहा कि भाई तुला राशि का भविष्य बताइए। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि केवल राशि के आधार पर भविष्य के बारे में बताना बेकार बात है, फालतू की बात है। ऐसा सुन करके बहुत बड़े या बहुत लोग जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं या ज्योतिषी होंगे, उनको बुरा लग सकता है कि राशि के आधार पर भविष्य बताना फालतू की बात कैसे होगी। तो मुझे वैसे लोगों से कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने भी ज्योतिष का अध्ययन किया है। और आप लोगों को भी स्पष्ट कर दूं तथा वे लोग भी सुन ले जो इस बात का विरोध कर सकते हैं। कुल मिलाकर 12 राशियाँ होती है, मैंने कहा। तो जन्म के समय में चंद्रमा जिस राशि में स्थित हो, बैठा हो, उसे जन्म राशि कहते हैं। तो भाई जी, चंद्रमा तो 52 घंटे तक एक ही राशि में बैठा रहता है। 52 आवर्स एक ही राशि में चंद्रमा बैठा रहता है, 2.25 दिन तक। अब 2.25 दिन तक तो जो जन्म लेगा उसे एक ही राशि होगी, और एक राशि में 3 नक्षत्र होता है। चंद्रमा प्रतिदिन एक नक्षत्र को बदलता है, राशि नहीं बदलता। राशि बदलता है 52 घंटे में। अब चंद्रमा जन्म के समय जिस नक्षत्र पे हो, उसी नक्षत्र के स्वामी की दशा आरंभ होती है। राशि स्वामी का कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के लिए, जन्म के समय चंद्रमा मेष राशि में हो तो भाई वो तो 52 घंटे तक रहेगा मेष राशि में। लेकिन मेष राशि का जो पहला नक्षत्र होता है वो केतु का, मतलब यदि मेष राशि में 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर जन्म है, चंद्रमा है, तो उसकी जो महादशा चलेगी वह केतु की चलेगी। फिर 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट का जो एरिया है, उसका नक्षत्र जो पड़ता है वो शुक्र का बनता है। तो 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में अगर चंद्रमा है तो भाई जन्म के समय उसका दशा का स्वामी शुक्र बनेगा। अब 26 डिग्री 40 मिनट के बाद और 30 डिग्री तक का जो एरिया पड़ता है वो सूर्य का पड़ता है। तो राशि के अंत में यदि चंद्रमा हो जन्म के समय तो उसकी दशा आरंभ होगी, वो सूर्य की होगी। अब बताइए कहाँ चला गया राशि? राशि से कोई लेना नहीं है। लग्न प्रतिदिन हर 24 घंटे में एक बार बदल जाता है, 2-2 घंटे का होता है। तो 52 घंटे में तो 2 बार से भी ज़्यादा निकल जाएगा ना जी। तो राशि के आधार पर भविष्य बताना या भविष्य जानने की अपेक्षा करना अपने आप को भ्रम में डालना है। इसमें कुछ प्रश्न आया हुआ है कि साढ़े साथी क्या बताइए, मेरा साढ़े साथी चल रहा है कि नहीं। अरे भाई, साढ़े साथी तो क्या है, जैसे जन्म के समय में चंद्रमा जिस राशि में हो, जन्म राशि, तो भाई जी जन्म के समय तो सारे ग्रह किसी न किसी राशि में बैठे ही रहेंगे, उसे क्या फर्क पड़ जाता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार शनि जिस किसी भी राशि में रहता है, आज हो या जन्म के समय, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस राशि पर सरसाती होती है, उसके एक पहले वाले और एक बाद वाला। उदाहरण के लिए 17 जनवरी से शनि कुंभ राशि में है, तो भाई
कुंभ राशि के पहले का जो नक्षत्र है वो राशि है वो मकर है, तो मकर राशि वाले सरसाती है। कुंभ राशि में है तो कुंभ राशि वाले की है। कुंभ राशि से अगली राशि मीन राशि, तो मीन राशि वाले पर भी सरसाती है। एक राशि में 2.5 साल रहता है, तो 3 गुना 2.5 करेगा तो 7.5 साल, इसी का नाम है। बहुत लोग हल्ला करते हैं कि सरसाती आ गया, बर्बाद हो जाइएगा। आप लोगों को बता दूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके नाम का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, उनकी वृश्चिक राशि है। 3 साल पहले वो सरसाती से मुक्त हुए हैं। 2023 चल रहा है, 3 साल पीछे जाइए, 2020 के शुरुआत या 2019 के अंत तक वो सरसाती में ही थे। आप लोगों को तो पता ही है कि 2013 में सितंबर में प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनका नाम की घोषणा की। तो किसी से पूछिए कि उसमें तो सरसाती में चल रहे थे, तो फिर उनके नाम की घोषणा कैसे होगी? जरा खराबी रहता है सरसाती तो। और अगर हो भी गई, भाग्य बस कर दिए, हो गया, तो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए था। अगर खराब प्रभाव होता तो बने कि नहीं बने? अनवरत बन रहा है, आज भी डंका बज रहा है। तो भाई जी पूरा मत मानिए, सरसाती और अड़ैया के चक्कर में मत पड़िए। मैं बार बार समझाता हूँ कि लग्न महत्वपूर्ण है, लग्न सर्वस्व है। लग्न से देखिए कि शनि कहाँ पर बैठा हुआ है आज गोचर में। अगर मेष लग्न किसी का है तो शनि 11वें भाव में है, वृष राशि है तो 10वें भाव में है। इस तरह से फल होते हैं, ये नहीं कि राशि से कोई लेना देना नहीं है। खैर आगे मैं बताता हूँ। ये पहला प्रश्न आया है, किसी ने भेजा है, उनका डेट ऑफ बर्थ 14 अप्रैल 1994, टाइम ऑफ बर्थ 1:20 AM, यानी मध्यरात्रि के बाद है, 13 तारीख के मध्यरात्रि के बाद। और प्लेस ऑफ बर्थ है भटिंडा। डेट ऑफ बर्थ 14/4/1994, टाइम 01:20 AM, प्लेस भटिंडा। डेट ऑफ बर्थ 14 अप्रैल 1994, टाइम ऑफ बर्थ 1:20 रात में AM, प्लेस भटिंडा। इनका प्रश्न है कि मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि मेरा प्रोफेशन क्या होगा। तो जब यह समय डाला गया तो पता चला कि इनका जन्म का लग्न धनु है, 9 नंबर। पहला भाव का स्वामी 9 नंबर, यहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है पहले भाव में, अर्थात धनु लग्न हुआ। तो जब धनु लग्न बनेगा तो पूजा पाठ का भाव 5वां। तो जब धनु लग्न बनता है तो पूजा पाठ के भाव का स्वामी इसमें नियमतः पढ़ना चाहिए मेष राशि का। लेकिन जिस प्रकार से तिथि की हानि होती है उसी प्रकार से भाव की भी हानि होती है। इस टाइम और डेट के अनुसार 5म भाव का अधिकार अथवा स्वामी शुक्र बन रहा है। मैं यह जो कुछ बता रहा हूँ वो कृष्णमूर्ति पद्धति के आधार पर है, जिसमें राशि चार्ट को नहीं भाव चार्ट को देखा जाता है। ये दोनों में अंतर है। जन्म समय में ग्रह किसी न किसी राशि में रहता है उसको राशि चार्ट कहते हैं, और डिग्री के आधार पर जिस भाव में रहता है उसको भाव चार्ट कहते हैं। प्रधानता भाव चार्ट की है। केपी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति भाव को मानता है। तो जब शुक्र 5म भाव का स्वामी हुआ तो शुक्र माँ भगवती का आराधक है। शुक्राचार्य माँ भगवती के आराधक है, इसलिए इनको माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए, नवरात्र करना चाहिए, किसी भी देवी की पूजा करनी चाहिए। उसमें कोई गिनने की ज़रूरत नहीं है
कि लक्ष्मी जी के करे, कि दुर्गा जी के करे, कि सरस्वती जी के करे, सब उनका एक ही रूप है। तो पहले प्रश्न का उत्तर कि आपको माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। अब बात उठती है कि मेरा प्रोफेशन क्या होगा। तो प्रोफेशन दो ही होते हैं, या तो नौकरी या व्यापार, जॉब या बिजनेस। प्रोफेशन देखते हैं 10वें घर से। 10वां घर डिसाइड करता है कि प्रोफेशन क्या होगा, मतलब ये व्यक्ति नौकरी करेगा कि बिजनेस करेगा। ठीक है जी। अब 10वां भाव का जो उप नक्षत्र स्वामी होता है वही परिणाम देने वाला है। तो इनके 10वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी जो है वो मरकरी है, बुध है। बुध दूसरा भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, 7वां भाव और 9वें भाव से जुड़ा हुआ है। अब देखो कैसे डिसाइड करते हैं। प्रोफेशन बताने वाला 10वां घर, उप नक्षत्र स्वामी बुध बताएगा कि व्यक्ति क्या करेगा। कैसे बताएगा भाई? तो छठा भाव नौकरी का, फिक्स्ड इनकम, वेतन के रूप में प्राप्त होने वाला। 7वां भाव व्यवसाय का। तो जब 10वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी 6 नंबर से जुड़ जाए तो नौकरी करेगा, 7 नंबर से जुड़ जाए तो व्यवसाय करेगा, दोनों भाव से जुड़ा हुआ हो तो नौकरी के साथ व्यापार करेगा, या ऐसा व्यापार करेगा जिसमें आमदनी नियमित रूप से होती हो, फिक्स्ड इनकम हो। कैसे भाई? नौकरी में मिलता है ना हर महीने पैसा वेतन के रूप में, तो किराया से भी आता है हर महीने, सूद से आता है हर महीने, रॉयल्टी से आती है हर महीने। तो यदि व्यक्ति बिजनेस करे तो इसी टाइप का बिजनेस करे। तो किराया वाला क्या व्यवस्था करे? मार्केट बनाए, भाड़े पर दे दे, किराए पर दे दे, अपार्टमेंट बनाए, मकान बनाए, किराए पर दे दे, सूद पर पैसा लगाए। कितने लोग ऐसे व्यवसाय में जुड़ जाते हैं कि भाई मेरे पास पैसा है तो अपना व्यवसाय में लगाओ, तुमको क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, हमको कोई मतलब नहीं है, हमारा एक अमाउंट हर महीने दे दिया करना। ये भी फिक्स्ड इनकम हो गए। तो इसी तरह से देखते हैं इनकी कुंडली में 10वें भाव का सब लॉर्ड बुध है, जो दूसरा भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, 7वां भाव और 9वें भाव से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति नौकरी के साथ बिजनेस करेगा, या अगर केवल बिजनेस ही करना हो तो ऐसा बिजनेस करेगा जिसमें आमदनी निश्चित हो। अब बुध का नक्षत्र स्वामी शनि है। नक्षत्र स्वामी शनि 10वें भाव और दूसरे भाव से, 10वां भाव दूसरा भाव से जुड़ा हुआ है। जैसे ही 10वां भाव प्रोफेशन में शामिल हो जाए तो वैसे लोग सरकारी नौकरी करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि 10वां भाव सरकार का, दूसरा भाव पैसा का, आमदनी का, वेतन के रूप में पैसा। तो यह व्यक्ति नौकरी करेगा तो सरकारी विभाग में, सरकारी क्षेत्र में नौकरी करेगा, गवर्नमेंट जॉब। अब बुध का भी उप नक्षत्र जो है वो है राहु, वो भी 10वां भाव से जुड़ा हुआ है। तो ये भी कंफर्म कर दिया 10वां भाव सरकार का। तो नौकरी होगी और बिजनेस होगा, नौकरी सरकारी होगी, और यदि बिजनेस में भी गया, चूंकि इसके भाग में लिखा, तो वो भी सरकार से जुड़ा हुआ ही व्यापार करेगा। क्लियर? अब दूसरे व्यक्ति का प्रश्न है, इनका डेट ऑफ बर्थ है 3 नवंबर 1973। टाइम है 1:05 AM। प्लेस है हावेरी, ये कर्नाटका में पड़ता है। तो डेट ऑफ बर्थ 3 नवंबर 1973, टाइम 1:05 AM और प्लेस हावेरी, कर्नाटक में।
इनका प्रश्न है कि क्या मेरी 7.5 चल रही है। तो इनका मकर राशि है, 10 नंबर की राशि मकर राशि, 10 नंबर में चंद्रमा बैठा हुआ है मकर राशि। तो हाँ 7.5 चल रही है। क्यों? क्योंकि अभी शनि कुंभ राशि में है जो मकर राशि से अगली राशि में है, और मैंने अभी बताया कि शनि जिस राशि में रहता है उस राशि पर तो 7.5 रहती ही है, उसकी एक राशि पहले वाला और एक राशि बाद वाला भी 7.5 उसको कहलाती है। क्योंकि आपका मकर राशि है, जन्म के समय चंद्रमा मकर राशि में था, तो आपकी 7.5 चल रही है और पिछले 5 वर्षों से चल रही है, अब तो उतरती हुई 7.5 है। दूसरी बात है कि धन की प्राप्ति, इन्होंने स्पष्ट कब नहीं किया कि धन की प्राप्ति का मतलब क्या, कब होगा या कितना होगा, ये सब नहीं लिखा। फिर भी जो इनकी कुंडली बनती है वो कर्क लग्न की है। देखिए मेरे प्रिय लग्नों में कर्क लग्न, तुला लग्न, वृष लग्न, कुंभ लग्न 4 लग्न आता है। कर्क लग्न वाले व्यक्ति का जन्म अच्छे घर में होता है, सुखी संपन्न घर में होता है। कम से कम कर्क लग्न वाला जिस घर में जन्म ले ले उस घर की, उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी, अगर वो बहुत खराब है तो भी। क्यों? क्योंकि कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा समस्त नक्षत्रों का राजा है, तो इसके ऐसे लोगों के लालन पालन में कोई कमी नहीं रहती। तो जब माता पिता को, घर वाले को कुछ रहेगा ही नहीं तो लालन पालन में तो कमी हो ही नहीं जाएगी भाई। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कर्क लग्न वाले सुख भोगने के लिए पैदा होते हैं, तो इसका जन्म सुखी घर में हुआ होगा, ऐसा इसका लग्न बता रहा है कर्क लग्न। फिर भी इन्होंने क्यों पूछा कि धन की प्राप्ति, तो भाई धनागमन दूसरे भाव से होता है। देखिए धन लिखा हुआ है दूसरे भाव में, धनागमन, धन संचय, अचल संपत्ति दूसरा भाव। अब यदि नवग्रहों में जितने ग्रह दूसरे भाव से जुड़े हुए होंगे धन के मामले में उतना ही बढ़िया। इनकी कुंडली में केवल और केवल सूर्य दूसरे भाव से जुड़ा हुआ है। चूंकि कर्क लग्न में दूसरा भाव का स्वामी सूर्य ही बनता है। अब संयोग ऐसा है कि इनकी कुंडली में दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा ही हुआ नहीं है। और जब कोई ग्रह बैठा ही नहीं हुआ है तो दूसरा भाव से कोई ग्रह जुड़ा नहीं, केवल सूर्य उस भाव का स्वामी है, इसलिए दूसरा भाव से जुड़ा हुआ है। एक और नियम होता है कि दूसरे भाव में जो ग्रह बैठे हुए हों उनके नक्षत्र में जो ग्रह बैठ जाए वो भी जुड़ जाता है। इनकी कुंडली में वो भी नहीं है। तात्पर्य हुआ कि इनकी कुंडली के अनुसार धन की प्राप्ति अथवा धन की मात्रा या धन का संचय, धन के प्राप्ति से तात्पर्य धन का संचय, धन की प्राप्ति तो होते ही रहेगी। उसके लिए तो छठा भाव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, 11वां भाव लाभ आमदनी, वो होता रहेगा। लेकिन ऐसे लोग धन का संचय नहीं कर सकेंगे, इनके पास हार्ड में कैश रहेगा ही नहीं। जो भी पैसा अगर आया तो अचल संपत्ति में निवेश कर देंगे। कर्क लगने वाले शौकीन होते हैं, खा पी के मौज करके उड़ा देंगे, क्योंकि सुखी जीवन जीना है ना, शौकीन है। इनके भाग्य में एक ही ग्रह नवग्रहों में से केवल और केवल सूर्य दूसरे भाव से जुड़ा हुआ है और बाकी ग्रह नहीं है। अब दुर्भाग्य यह देखिए, इतनी अच्छी कुंडली होते हुए भर में भी इनके पास धन का संचय बहुत ज़्यादा हो जाए ये संभव नहीं। धन का संचय का मतलब कैश में नगद रहे, बैंक में रहे या घर में रहे, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई? क्योंकि सूर्य की महादशा इनके जीवन में आएगी नहीं। वो 2086 में आने वाला है। अब बताइए, जन्म ही इनका 1973 का, जिंदा रहेंगे तब तक दरवा बाबा है, तो धन का अधिक संचय हो जाए संभव नहीं। अब इसी बीच में जो दशा का स्वामी है सूर्य के नक्षत्र से गुजरेगा तो धन देगा, उसमें तक रहेगा। शनि जैसे ग्रह चल रहे हैं दशा में, अभी आने वाला है इनका। अब शनि किसी भाव में बैठा होता है 2.5 साल। अब जैसे ही शनि गोचर में घूमते घूमते दूसरे भाव में जाएगा
दूसरा भाव में जाएगा तो धन देगा, लगातार 2.5-3 साल तो धन आगमन होते रहेगा। या सूर्य की अंदर दशा चलेगी तो भी धन आएगा, सूर्य का पत्यंतर चलेगा तो भी धन आएगा, या जो दशा का स्वामी है वो सूर्य के नक्षत्र पर आ जाए, जब तक रहे तब तक धन होगा। तात्पर्य है कि धन तो इनका होगा, लेकिन बहुत मात्रा में धन जमा हो जाए यह संभव नहीं है। अब तीसरा, इनका डेट ऑफ बर्थ है 5 फरवरी 1960। 5 फरवरी 1960। टाइम है 9:46, 9:46 AM। प्लेस है चंदन नगर, वेस्ट बंगाल। चंदन नगर, वेस्ट बंगाल है। 5 फरवरी 1960, 9:46 AM, चंदन नगर, वेस्ट बंगाल। इनका प्रश्न है कि नौकरी रहेगी कि नहीं। विशेष चूंकि बात हुई नहीं, इससे जाहिर होता है कि इनको लग रहा है कि नौकरी जाने की संभावना है। अब कोई पूछे कि मेरी नौकरी रहेगी कि नहीं तो क्या समझेंगे, ये नहीं समझेंगे। तो इनका लग्न बनता है मीन लग्न, पहले भाव में 12 नंबर की राशि यानी मीन लग्न है। ठीक है जी। मैंने अभी बताया कि प्रोफेसर में नौकरी देखते हैं 6ठे भाव से। यदि जो दशा का स्वामी है 6ठे भाव से जुड़ा हुआ है तो नौकरी तो रहेगी। हाँ, यदि वह 8वें भाव से भी जुड़ा हुआ है तो नौकरी में ब्रेक होता है। देखिए नौकरी छूटती कैसे है। 2, 6, 10 से नौकरी होती है। दूसरा भाव 6ठा भाव जब चले ऑपरेट हो जाए तो नौकरी लगती है। अब नौकरी छूटती कैसे है? जब 1, 5 और 9 भाव ऑपरेट हो जाए। हर भाव आगे वाले भाव के फल को रोक देगा, तो दूसरे भाव को 1 रोक देगा, 6ठे भाव को 5 रोक देगा और दूसरे भाव को 9 रोक देगा। इनकी कुंडली के अनुसार शनि की महादशा चल रही है, शुक्र की अंतर्दशा है। अब देखिए यहीं पर खेला है। संयोग ऐसा है कि मैंने कल वीडियो डाला था कि शनि 14 तारीख के मध्यरात्रि के बाद 1:30 से नक्षत्र बदल रहा है, राहु पर जा रहा है। इनकी कुंडली में इसके पहले कल तक मंगल के उपनक्षत्र में था और मंगल के पास में 8वां भाव है, तो नौकरी जाने की संभावना थी, है नहीं थी। तो कल तक ये भाई जी जो भी हैं ये उधेड़ बुन में पड़े हुए रहे होंगे। ये तो पिछले 1 साल से चल रहा होगा कि अब गया। लेकिन यदि कल तक नहीं गया है तो अब नौकरी जाने की कोई संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज रात्रि से ही शनि राहु के नक्षत्र पे आ गया। राहु इनकी कुंडली में 11th हाउस का सिग्निफिकेटर है, अर्थात 11th हाउस से जुड़ा हुआ है। दशा का स्वामी शनि भी 11th हाउस से जुड़ा हुआ है। जो अंतर्दशा का स्वामी है शुक्र, वो भी दूसरे भाव से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में नौकरी जाने की कोई संभावना नहीं है। इनकी नौकरी रहेगी। यदि 1% मान लिया जाए कि कल तक बेचारे का ठीक नहीं था, क्योंकि मंगल पर था और मंगल इनका 8वें भाव का स्वामी है, सूचक है, जुड़ा हुआ है और 8वां भाव विघ्न बाधा है, तो डिसकंटिन्यू 8वें भाव करवा देता है। यदि कल तक नौकरी नहीं गई, कल तक नौकरी चली गई होगी, तो ये स्पष्ट सुन लें। ऐसे तो
अगर कल तक नौकरी नहीं गई तो नौकरी नहीं जाएगी, कंटिन्यू रहेगी। यदि कल तक नौकरी चली गई होगी तब क्या होगा, तो पुनः आपको नौकरी मिल जाएगी। आप या तो जहाँ हैं वहीं पर दोबारा बुला करके आपको नौकरी दे दी जाएगी, या अगर कहीं और प्रयास करेंगे तो बहुत जल्दी मिल जाएगी। कब तक वाली बात ही नहीं है। 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का है। तो भाई जिसकी नौकरी चली गई वो चाहेगा ना कि नौकरी हमारी हो जाए, तो वही तो इच्छा हुआ, फुलफिलमेंट डिजायर्स हुआ, तो नौकरी इनकी रह जाएगी। क्लियर। अब एक और प्रश्न है, इनका डेट ऑफ बर्थ है 18 दिसंबर 1990, 18/12/1990। टाइम 8:30 AM। प्लेस बूंदी है कि बंडी है, राजस्थान में है। बूंदी एक दिखाई दिया, हमने उसी से डाल दिया है भाई, ये राजस्थान में है। हमने बूंदी से डाल दिया है जी। बांदी गिरी काका मिल रहा था सॉफ्टवेयर पे, तो हमने बूंदी नाम से डाल दिया है। वैसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिग्री लगन का डिग्री इतना है कि बदलेगा नहीं। तो डेट ऑफ बर्थ 18 दिसंबर 1990, टाइम 8:30 बजे सुबह, प्लेस ऑफ बर्थ बूंदी राजस्थान। इनका प्रश्न है प्रोफेशन के मामले में, मेरा प्रोफेशन क्या होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया 10th हाउस प्रोफेशन का, तो प्रोफेशन में दो चीज, जॉब या बिजनेस। तो छठा भाव जॉब, सातवां भाव बिजनेस, अगर दोनों तो दोनों, केवल 6 तो नौकरी, केवल 7 तो बिजनेस। अगर दोनों में कुछ नहीं आया तो आदमी कुछ नहीं करता, कभी नौकरी करता है छोड़ देता है, बिजनेस करता है डूब जाता है, फिर भी यही करते रहता है। अब इनका जो लग्न बना इसके आधार पर 18 दिसंबर 1990 8:30 बजे सुबह बूंदी के हिसाब से वो है धनु लग्न। इनकी कुंडली में धनु लग्न में 10th हाउस का जो सबलॉर्ड है उप नक्षत्र स्वामी है। नक्षत्र के 9 भाग करेंगे तो नक्षत्र कहलाता है, वह सूर्य है। सूर्य 7वें और 12वें भाव से जुड़ा हुआ है। तो भाई प्रोफेशन का कारक सूर्य ही होता है, और ये जुड़ा हुआ है 7वें भाव से। 7वां भाव किसका होता है, व्यवसाय का होता है। अब सूर्य जन्म के समय केतु के नक्षत्र में बैठा था। केतु भी इनके लिए पहला भाव, 7वां भाव और 12वां भाव से जुड़ा हुआ है, तो फिर 7 नंबर आ गया, तो बिजनेस आ गया। अब अंतिम डिसीजन, अगर टाइमिंग में 1-2 मिनट से भी कम का अंतर, सेकंड में अंतर हो तो पकड़ ले, तो उसको बोलते हैं उप नक्षत्र स्वामी। एक होता है भाव का उप नक्षत्र, एक होता है ग्रह का उप नक्षत्र। जैसे सूर्य इनके 10वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी है, लेकिन जन्म के समय में सूर्य का उप नक्षत्र स्वामी जो था वो शुक्र था, उसने बता दिया 6 नंबर और 10 नंबर। तो 6 नंबर नौकरी, 10 नंबर सरकारी नौकरी, सूर्य भी सरकार। तो अगर एक लाइन में कहा जाए कि इस व्यक्ति का प्रोफेशन क्या होगा, तो व्यापार होगा, बिजनेस होगा। नंबर 1 में बिजनेस, ये हर हाल में बिजनेस करेगा, करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रोफेशन को बताने वाले ग्रह सूर्य 7th हाउस से जुड़ा हुआ है। 7th हाउस व्यवसाय का होता है, 12वें भाव से जुड़ा हुआ है, 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का होता है, तो व्यापार इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। उप नक्षत्र स्वामी सूर्य जन्म समय में केतु में बैठा हुआ था, केतु नक्षत्र में। केतु भी पहला भाव, 7वां भाव, 12वें भाव से जुड़ा हुआ है, तो पहला भाव खुद का अर्थात यह व्यक्ति की कुंडली है, 7वां भाव व्यापार का, 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का, निवेश का। तो ये हर हाल में इसके लिए बिजनेस नंबर 1। नंबर 2 में चूंकि सूर्य का उप नक्षत्र स्वामी शुक्र आया, वो 6ठे भाव से जुड़ गया,
तो जॉब हो सकता है, लेकिन सरकारी जॉब होगा, बिजनेस सरकारी नहीं होगा। लेकिन यदि ये नौकरी में जाना चाहे, दशा साथ दे दे, तो ये जा सकता है। लेकिन यह नौकरी में ही रह जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके भाग्य ने सबसे पहले व्यवसाय को बताया, वो भी मजबूती से बताया। तो इस व्यक्ति का प्रोफेशन व्यवसाय, नौकरी मजबूरी वाली बात है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है। ज्योतिषी आधार पर इसको व्यवसाय में जाना चाहिए और व्यवसाय में ही ये जाएगा। अब एक और है, इनका डेट ऑफ बर्थ है 8 जून 2004। नौजवान लड़का दिखाई देता है भाई। टाइम है 5:18 AM। प्लेस है दंडेली, है दंडेली। नाम भी एक से एक है भाई। ये भी कर्नाटका में है, इसीलिए नाम ऐसा है, कुछ होता होगा दंडेली का मतलब। तो डेट ऑफ बर्थ 8 जून 2004। टाइम ऑफ बर्थ 5:18 सुबह 5:18 AM। दंडेली कर्नाटका का है। इनका प्रश्न है प्रोफेशन क्या होगा। इनकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की, पहले भाव में 2 नंबर की राशि, इसलिए वृषभ लग्न। अब इन्होंने प्रोफेशन के बारे में जानना चाहा है। 2004 का जन्म है, युवा लड़का है। ऐसे लोग ही प्रोफेशन के बारे में पूछे तो हमको भी थोड़ा बताने में आनंद आता है। अब 1960 का हो, 1973 का हो, आप पूछिएगा कि प्रोफेशन क्या होगा, ये सब फालतू वाला बात है। जांचने के लिए मत पूछा कीजिए कि क्या होगा। अपना ज्ञान अपने पास रखिए, मेरे पास मेरा ज्ञान है। अब ये लड़का पूछा, इसको बताऊं तो फ़ायदा हो इसको, हमें तो फ़ायदा हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। तो इसने पूछा कि मेरा प्रोफेशन क्या होगा। तो 10th हाउस का सिग्निफिकेटर इसकी कुंडली में केतु है, क्योंकि प्रोफेशन का हाउस 10th हाउस। अब केतु 6th हाउस से जुड़ा हुआ है, तो 6th हाउस जॉब का। अब केतु जन्म के समय राहु के नक्षत्र में था, राहु भी 6th हाउस से जुड़ा हुआ है, तो अगेन जॉब, नौकरी। और केतु जन्म के समय शुक्र के उप नक्षत्र में था, तो शुक्र के पास भी 6 नंबर, शुक्र के पास में 7 नंबर भी है, लेकिन 6 नंबर भी है। तो 10th हाउस यानी प्रोफेशन को बताने वाला ग्रह केतु, केतु राहु के नक्षत्र में और शुक्र के नक्षत्र में, तीनों के तीनों ग्रह 6th हाउस से जुड़े हुए हैं। तो देयर इज नो डाउट अबाउट हिज प्रोफेशन, ये जॉब ही होगा, 100% जॉब होगा। अब दूसरा रहस्य बताता हूं। केतु, राहु और शुक्र, ये एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोडिंग, डिकोडिंग से जुड़ा हुआ है। तो जो मुझे दिख रहा है कि यह लड़का इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाएगा, इसको जॉब ही करना चाहिए, क्योंकि केतु 12वें भाव से जुड़ा हुआ है, राहु जुड़ा है 12वें भाव से और शुक्र भी जुड़ा हुआ है 12वें भाव से। तो 12वां भाव जन्मभूमि से बहुत दूर, जन्मभूमि से बहुत दूर जा कर के काम करना, विदेश, 12वां भाव विदेश। तो नौकरी तो होगी, ये पहला नियम, जॉब करना चाहिए और जॉब करेगा ही करेगा। दूसरा है कि भाई जन्मभूमि से दूर होगा, ये जो दंडेली जगह है मुश्किल है, वहाँ पर संभव नहीं है।
यह विदेश भी जाएगा। अब विदेश कब जाएगा ये अलग प्रश्न इतना समय नहीं है बताने का। तो जिसका जन्म है 8 जून 2004, समय है सुबह 5:18, प्लेस है डंडेली। इस लड़के का भाग्य ने लिखा जॉब, 100% जॉब, लेकिन जन्मभूमि से दूर। तो यही थे आज तक। इसी तरह से और भी कोई जानना चाहता हो तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखे और एक सवाल लिखे। और लिखे तो अपने बारे में जानने के लिए लिखे। मैं जैसे आज बताया वैसे मैं आगे भी बताने का प्रयास जरूर करूंगा और बताऊंगा, क्योंकि और भी काम रहते हैं। तो वीडियो बनाने के चक्कर में अब ऐसा नहीं कि आपने कल पूछा तो मैं परसों बता दूंगा, ऐसा नहीं है। कैसे मैंने 5 लोगों को बताया, कुछ लोगों को और बताता, लेकिन उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ दिया ही नहीं है, तो क्या बताएं। हवाबाजी थोड़े है, तो क्या थोड़े है। यदि मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।